वॉइस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के पहले दिन शहर के विकास कार्यों का निरीक्षण किया, जायजा लिया और उन्होंने गोरखपुर पिपराइच 4 लेन सड़क परियोजना और राप्ती नगर एवं मोहरेपुर के रैन बसेरों का भी जायजा लिया। जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किया और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिया अधिकारियों को कि विकास का काम जो चल रहा है वो समय पर पूरा हो। जरूरतमंदों को कंबल और भोजन वितरित किया मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों में जाकर, और साथ ही जो जानकारियां मिली उसके आधार पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया। विकास कार्य जो चल रहे हैं उसका भी उन्होंने जायजा लिया। जल भराव और गंदगी न हो, यातायात सुचारू रूप से चले, रैन बसेरों में हर जरूरतमंद को उचित सुविधा मिले, इसका खास तौर से ख्याल रखा जाए, इसका निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने। और उन्होंने कहा कि सरकार भीषण शीत लहर जो चल रही है उसमें गरीब और असहाय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वर्तमान में भीषण शीतलहरी पड़ रही है। पूरे प्रदेश में शीतलहरी से बचने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जनपद में व्यापक पैमाने पे रेन बसेरा बनाने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण करने, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आज यहाँ गोरखपुर में मुझे बरगदवा में और राप्ती नगर में रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोरखपुर महानगर के अंदर कुल 19 रेन बसेरे वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 1000 से अधिक जरूरतमंद जो फुटपाथ पर, पटरियों पर जहां तहां रहने के लिए मजबूर होते थे, उन लोगों के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था इन रेन बसेरों में की गई है। ये सभी रेन बसेरे सुरक्षित हैं और व्यवस्थित रूप से संचालित भी हैं। ऐसे ही हर महानगर में और जनपद में व्यापक पैमाने पे रेन बसेरा बनाए गए हैं और सभी को इस बात की हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी जरूरत के कार्य से शहर में आया हुआ है या जिसके पास किन्हीं परिस्थितियों में अपना स्वयं का ठिकाना नहीं है रहने का, तो फुटपाथ पर, सड़क की पटरियों पर या जहां तहां लेट करके वो गुजारा न करे, बल्कि उन्हें सुरक्षित रेन बसेरों में उचित ठिकाना दिया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले के बारे में आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई थी अप्रैल महीने में पिछले साल, उसे अब रद्द कर दिया गया है और अब नए ढंग से फिर से परीक्षा कराने का आश्वासन दिया गया है कि सही तरीके से परीक्षा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है निरस्त करने का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में धन उगाही की सूचना आई थी और आरोप लगा था, उसकी जांच हुई थी और जांच में यह बात जब सामने आई तो उसके बाद कार्रवाई हुई और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया एसआईटी के द्वारा। इस खबर पर विस्तार से पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है।
बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल 2025 में आयोजित हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भर्ती को रद्द कर दिया है। इस परीक्षा में धांधली, वसूली और सॉल्वर गैंग के मामले सामने आए थे, जिसके चलते यूपीएससीएफ को सुराग लगा और उसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब बड़ी सौगात देते हुए अभ्यर्थियों के हित में ये फैसला लिया गया है। हाल ही में अब ये नई डिट्ठियों को जारी कर दिया जाएगा, जो तिथि बताएंगे कि अब एग्ज़ाम कब होना है। लेकिन इसके पहले आज एक बड़ी खबर लखनऊ से निकल के आई है। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया। और खबर हरदोई से है, जहां पर यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह ने पुलिस और संबंधित विभागों के साथ महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और लंबित मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की और उन्होंने सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं में सुधार, एक्सरे की उपलब्धता और रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। महिला उत्पीड़न मामलों में त्वरित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। केजीएमयू से जुड़े लव जिहाद मामले पर निगरानी रखने की बात कही। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और भारत में सहिष्णुता का उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री के संज्ञान की जानकारी भी साझा की है। में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो वहां हो रहा है। ये उस कहना चाहिए उस समुदाय की मानसिक स्थिति को जताता है कि वो किस तरह के, क्योंकि मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं कह रही हूँ कि बांग्लादेश में अगर हिंदू वहां रह रहे हैं तो हिंदुओं के साथ जो बर्बरता की जा रही है, हिंदू वहां पीढ़ियों से रह रहे हैं और बांग्लादेशी जो भगोड़े हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो भागे हुए हैं, वो अनऑथराइज यहाँ रह रहे हैं, वो घुसपैठिए हैं उनके साथ। लेकिन आपने कभी हिंदुस्तान में ये नहीं सुना होगा किसी उस समुदाय की महिला के साथ किसी के साथ बदतमीजी की हो या उस समुदाय के किसी पुरुष के साथ बदतमीजी की हो। और यहाँ अगर विरोध करते हैं, क्योंकि विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो बगैर इजाजत के, बगैर परमिशन के यहाँ आ रहे हैं और सारी सुविधाएं उनको दे रहे हैं। और बांग्लादेश हमारा जबकि पड़ोसी देश है और उसमें इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो इसका संज्ञान तो माननीय प्रधानमंत्री जी ले ही रहे हैं, लेकिन हम भी इसकी भरपूर निंदा करते हैं, बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि हम सब भारतीय उन भारतीयों के साथ हैं, हम सब हिंदू उन हिंदू भाई और बहनों के साथ हैं कि जो बांग्लादेश में। तो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो सनसनीखेज मामला सामने आया है उसके बारे में हम आपको बता दें कि पैथोलॉजी विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक पर गंभीर आरोप लगे हैं और एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने यह आरोप लगाया है कि रमीज ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उनका यौन शोषण किया। क्या है यह पूरा मामला, देखिए हमारे संवाददाता आरिफ की ये रिपोर्ट के जरिए। 17 दिसंबर को लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला जब सामने आया तो कहीं ना कहीं पूरे कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद महिला ने चौक पुलिस को जो है एफआईआर की और उसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा, उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। उसी के बाद में जब पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हुई तो रेजिडेंट डॉक्टर जो था रमीजुद्दीन वो लखनऊ से भाग गया। उसी के बाद में पुलिस लगातार उसके घर पे दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए या उत्तराखंड की बात की जाए, दोनों जगह दबिश दी गई, लेकिन रमीजुद्दीन जो है वो अभी तक के नहीं मिला। 25,000 का पुलिस ने इनाम रखा था, लेकिन उसको बढ़ा के 50,000 का इनाम कर दिया। रमीजुद्दीन के माता पिता को जब गिरफ्तार किया गया तो नई परतें सामने खुलने को मिली। बताया ये भी जा रहा है कि धर्मांतरण का खेल केजीएमयू में नहीं, दिल्ली तक इसके तार जुड़े हुए हैं। वही केजीएमयू की अगर बात की जाए तो कैंपस में सुगबुगाहट है कि 5 लाख रुपए देकर धर्मांतरण आम आदमी का कराया जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का धर्मांतरण कराने पे 15 लाख रुपए मिले थे। ऐसा कैंपस के अंदर सुगबुगाहट छात्रों में देखी गई। जी हम आपको दिखाते हैं, ये वही कैंपस है केजीएमयू का जहाँ पे इस तरह की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के तमाम एजेंसी जो है उस मामले में लग गई और कहीं ना कहीं रमीजुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए बराबर दबिश दी जा रही है। देखिए आपको बता दें, चौक पुलिस ने कोर्ट से आदेश ले लिया है, कुर्की का आदेश हो गया। आज लखनऊ की पुलिस जो है रमीजुद्दीन के पुराना घर जो उत्तर प्रदेश में है वहां गई थी और जाने के बाद में नोटिस चप्पा करके कुर्की कराएगी। हालांकि रमीजुद्दीन जो है वो पूरी तरह से फरार है, उसको गिरफ्तारी करने के लिए लगातार पुलिस अपनी दबिश दे रही है। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बता रहे थे। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ग्रेटर नोएडा में हरियाणा के किसानों ने भूमि कब्जे के विरोध में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि सैकड़ों बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया और उनकी खड़ी फसलों को भी काट लिया गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रशासन से जमीन कब्जा मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन की तरफ से अब तक नहीं की गई है। प्रदर्शन को लेकर डीएम कार्यालय परिसर में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का भी माहौल रहा। प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है कि वो उनकी मांग को लेकर जांच करेंगे, इस पूरे मामले की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई भी प्रशासन की तरफ से की जाएगी। और खबर अमेठी से, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने इनमें से 2 को मृत घोषित कर दिया। ये हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के बाईपास की है। दो युवकों की मौत हो गई है, एक इसमें घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक ड्राइवर इस घटना के बाद से फरार हो गया है। पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। एसआईआर अभियान के बाद जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने वोटर लिस्ट, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है, इसको खामियों से भरा बताया और कहा कि पूरी प्रक्रिया न तो साफ है और न ही पारदर्शी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने गलत और अधूरा डाटा उपलब्ध कराया है, जिससे मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी विधायक नीलिमा कटियार ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव में हार से बौखलाई हुई है और अब हर संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाकर सिर्फ राजनीति कर रही है। एसआईआर अभियान के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर सियासत गर्मा गई है। एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में 9 लाख से ज्यादा नाम कटे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी। एसआईआर पर उनसे बातचीत करेंगे। सर, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है और सपा लगातार हमलावर रही है। देखिए, इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बहुत सारी खामियां हैं। हम अगर ये कहना चाहें कि काम पारदर्शी तरीके से और साफ नियत से नहीं किया गया है तो ये गलत नहीं होगा, इसको आप हमारा आरोप मानिए। लगातार प्रशासन से हम लोग डेटा मांग रहे हैं कि कितना डिजिटाइज हो गया, कितना एचडी है, कभी भी साफ डेटा नहीं दिया गया। जब समय बढ़ाया गया है उसके बाद एकदम से कुछ चुनिंदा बूथों पर एचडी कम कर दी गई। कई बीएलओ ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि उन पर दबाव बनाया गया कि आपके में 400 450 जो एचडी से घटा के 200 तक लाइए। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके भी नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। कल पहले दिन था जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को हमारे साथियों ने देखा है। कई जगह से खबरें आई हैं कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। देखिए, अभी एक मैसेज पढ़ाइए विधायक जी, बहुत अच्छे खासे नाम कट हैं। मेरे घर के आसपास जिन लोगों को हम लोग जानते हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया था, उनके भी फॉर्म नाम नहीं आ रहे हैं। तो ये अब जो वोटर लिस्टें आई हैं उनकी पारदर्शिता नहीं है। प्रशासन ने धोखा देने के लिए, ताकि हम लोग पकड़ ना पावे, संभाजन जो बूथों को बढ़ाने की प्रक्रिया थी कि 1200 से अधिक वोट के बूथ को बढ़ा दिया जाएगा, उसको एसआईआर के बीच में लागू कर दिया गया, जबकि उसको बीच में लागू नहीं किया जाना चाहिए था। अब एसआईआर के बाद
कोई बूथ 1200 वोट का मेरी विधानसभा में नहीं बचा है। उसके बावजूद समायोजन करके 5 बूथ बढ़ा दिए ताकि सब बूथ गड्ढमड हो जाए, आपस में डेटा गड्ढमड हो जाए और कोई भी मूल डेटा से मिलान ना कर सके। इसलिए मेरी कड़ी आपत्ति है कि एसआईआर में जो वोटर लिस्ट आई है ये शुद्ध और पारदर्शी नहीं है। इसमें कई ऐसे लोगों के नाम नहीं है जिन्होंने फॉर्म भरा है और कई लोग ऐसे नाम है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। इसका हम लोग गहनता से परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण करके हम लोग चुनाव आयोग को प्रतिवेदन देने का काम करेंगे। सर क्या लग रहा है आपको ये जो वोटर लिस्ट आई है किस तरीके से आगामी चुनाव में प्रभाव डालेगी? देखिए ऐसा है कि किसी भी विधानसभा में जिसमें 8,000, 10,000, 12,000, 5,000 की लीड से जीत हार होती है तो वहां केवल 5-10,000 वोट का तो गोलमाल करना है। 5,000 जो सपा के समर्थित बूथों पर वोट काट दीजिए, 5,000 भाजपा समर्थित बूथों पर वोट बढ़ा दीजिए, काम हो गया। तो इस नियत से ये लोग काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जनता में इस तरह का गुस्सा है, उस तरह से ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे, पर इस तरह की कहीं ना कहीं साजिश की बू हम लोगों को ये लिस्ट देख करके आ रही है। सर अगला कदम क्या होगा समाजवादी पार्टी का? हम लोग बूथों का गहन परीक्षण करेंगे। ये शिकायतें आना शुरू हुई हैं, इससे हम लोग चौकन्ने हो गए हैं। एक तो संभाजन और एसआईआर एक साथ नहीं होना चाहिए, इसको लेके हम लोग चुनाव आयोग तक जाएंगे कि संभाजन को चुनाव की एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू किया जाए। और दूसरा, ये जो शिकायतें आ रही जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे उनके भी नाम आ गए हैं या जिन्होंने फॉर्म भरे उनके नाम नहीं आए हैं, इनका गहन परीक्षण करके हम लोग डेटा सहित चुनाव आयोग से संपर्क करेंगे। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, जिनका साफ तौर पर आरोप है कि जानबूझकर वोटर लिस्ट में लोगों के नाम काटे गए हैं। समाजवादी पार्टी डेटा का पूरा एनालिसिस करके चुनाव आयोग तक जाएगी। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। लगातार जो है समाजवादी पार्टी हमलावर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व राज्य मंत्री एवं वर्तमान भाजपा विधायक नीलिमा कटियार जी, बातचीत करेंगे। मैम, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद भी जो है समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। देखिए, ये ईवीएम से शुरू हुआ घटनाक्रम है और लगातार हार की हताशा और बौखलाहट है। अब हार का कारण जनता के मुद्दों से हटकर रहना और जब व्यवस्था की जिम्मेदारियां हाथ में आए तो लूट खसोट में जुट जाना, खानदान का उगाही पर निकल जाना, पकड़ और एक रोजगार के रूप में उपलब्ध हो जाना। तो जिन लोगों ने ये सब कृत्य किए हैं अपनी जिम्मेदारी के साथ, जनता उन्हें लगातार नकार रही है और नकारने के कारण जो उनके साथ राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, ये उसकी सीधी से एक उदाहरण देना कि जी ये दिक्कत है। और 21 साल बाद राजनीतिक, ये पूछे ना जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जो आम जनमानस है, कितना लोग परेशान होते हैं वोटिंग वाले दिन, कितना परेशान होते हैं। एक जगह जाते हैं, दूसरी पोलिंग पे जाते हैं, वोट यहाँ नहीं है, वोट वहां नहीं है और मतदान का प्रतिशत कम होता है मतदाता सूची के शुद्ध ना होने की वजह से और व्यवस्थित ना होने की वजह से। और ये मतदाता सूची व्यवस्थित होना लोकतंत्र का ठीक प्रकार से, व्यवस्थित प्रकार से चलने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मतदाता सूची पर ही निर्भर सारी चुनाव की प्रक्रिया है। और वो जिस तरह से लगातार अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि देना उदाहरण जी कि ये हैं और इनका कट गया। तो जैसे ईवीएम खराब थी, वो जीते तो ठीक थी और सामने वाला जीते तो ईवीएम खराब थी। तो ये तो इस तरह की बहानेबाजी और हताशा का परिचायक है। मैम, आगामी चुनाव को में किस तरीके से जो है वोटर लिस्ट अपना जो प्रभाव डालेगी? देखिए, सीधी सी बात है, ये विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर और बहुत महत्वपूर्ण राज्यों के अंदर, बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों के अंदर ये गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह कर रही हूँ, सम्मानित कार्यकर्ताओं के उनसे आग्रह कर रही हूँ, इस यज्ञ के अंदर और भारत की पहचान से जुड़े हुए इस विषय के अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर अपनी सकारात्मक रूप से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हमारा मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े, और वो जब तक मतदाता सूची शुद्ध नहीं होगी और वो सही मतदाता नहीं होंगे, तभी मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। एक बड़ी चर्चा का विषय इस देश के अंदर रहता है कि 52%, 46%, 48% इस प्रकार के और कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप की जांच में पुलिस महकमे के ही एक दरोगा का नाम शामिल होने से हड़कंप मच गया है। नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। जांच के दौरान
दारोगा अमित मौर्य की संलिप्तता सामने आई है। आरोप है कि इस घृणित अपराध में पत्रकार शिवबरन ने दारोगा का साथ दिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। रक्षक के ही भक्षक बनने की इस घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पूरा मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय प्रशासन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। में एक एफआईआर पंजीकृत होती है। एक बालिका के खिलाफ रेप का मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और वो अज्ञात में लिखा जाता है। बालिका के बयानों के आधार पे दो लोगों का नाम प्रकाश में आता है। एक शिवबरन है जो पत्रकार हैं और दूसरे एक सब इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश में आता है। शिवबरन की अरेस्टिंग हो चुकी है। हमारे सब इंस्पेक्टर जो अमित मौर्य हैं ये अभी फरार चल रहे हैं। उनकी अरेस्टिंग के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।